ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में कितने अलग अलग तरीके के जो थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमूर, इन सब के बारे में समझ लिया था। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी समझा था। जैसे कि इसका एक रिलेशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू R/4। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था। उसके बाद इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब चलते हैं, समझते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हमें कितनी टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी, कितने विंड फ्लो वगैरह की जरूरत होती है। ठीक है, ओके, मैं यहां लिखता हूं ह्यूमन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट। ह्यूमन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो, किसी भी इंसान को सरवाइव करने के लिए जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहेगा। जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है हमें गर्मी लगने लगती है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है ठंडी लगने लगती है। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो पहली बात कहेगा कि टेम्परेचर कितना चाहिए रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इसे हम लोग कहते हैं NTP। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा या थियोरेटिकल ऐसे क्वेश्चन दे देगा या कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा, तो उसमें वो टेम्परेचर को मेंशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये लिख देंगे कि NTP। NTP को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। NTP को क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जैसे ही बोला हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरी चीज हमें चाहिए रहती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी के बारे में हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कैन यू टेल मी क्या होता है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी लगभग चाहिए रहता है 60%। अभी क्या होता है ह्यूमिडिटी, तो हवाओं में पानी की मात्रा। ठीक है, हवाओं में पानी की मात्रा, नमी जिसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि क्या गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या ठंडी में? गर्मी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है गर्मी में? क्योंकि आसपास की जो हवाएं रहती हैं उसमें पानी रहता है। कहाँ से? समुंदर से उठ के आता है पानी, गढ़ा गुड़ही से उठ के आता है पानी, पेड़ पौधों से आता है पानी, और वो पानी मिक्स हो जाता है हवाओं में। इसलिए कभी गर्मी के टाइम पीरियड में हमारा स्किन रफ नहीं होता है, लेकिन ठंडी के टाइम पीरियड में हवाओं में पानी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन से हमारे जो स्वेट रहता है, जो नमी रहती है, उसको उड़ा कर लेके चली जाती हैं और हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। तो कोई अगर ऐसे खुजा ले तो वाइट वाइट पूरा क्या पड़ जाएगा, दाग पड़ जाता है, स्क्रैच पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है उसको। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑयल लगा लेते हैं, और ऑयल लगा लेते हैं तो जब हवा चलती है तो उस पर से स्लिप कर जाती है, तो हमारा बॉडी ड्राई नहीं होता है। तो कहेगा ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 60%। 60%। कहेगा कि अगर हवा, विंड फ्लो, विंड फ्लो यानी हवा कितनी तेजी से चले कि हम लोग आराम से सरवाइव कर सकते हैं, तो 2 मीटर पर मिनट। 2 मीटर पर मिनट। अगर इतनी की स्पीड से हवा चल रही है तो हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे कम हो गई तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और इससे ज्यादा हो गई तो फिर हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे एसी होता है, कूलर होता है, या पंखा होता है। ठीक है, एसी, कूलर या पंखा, जैसे ये क्या है, कूलर है, ये फैन है, और ये एसी है।
तो जैसे मैंने कहा कि भाई ह्यूमन सर्वाइवल के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस ला सके, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सके और विंड फ्लो को बनाकर रख सके। 3 चीजें। तो एक बात बताओ, ये जो हमारा कूलर है, कूलर में क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें? क्या ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है? टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा? कैसे? क्या इसमें हम ये सेट कर पाएंगे कि इतने ही टेम्परेचर का हवा फेंकना? कूलर में कभी सेट कर पाते हैं क्या कि 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री वाला हवा फेंकना, 16 डिग्री वाला हवा फेंकना? तो ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है। क्या ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं भाई? पानी किस लिए भरते हैं कूलर के अंदर? ताकि वो जब हवा फेंके तो हवा के साथ पानी आए, और वो पानी आकर के क्या करता है? ह्यूमिडिटी को तो मेंटेन करता है ना। तो ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकता है और ये विंड फ्लो को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यानी ये 2 चीजें कर सकता है। पहले हम समझते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा क्या टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है? नहीं। क्या ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकता है? नहीं। क्या विंड फ्लो कंट्रोल कर सकता है? हाँ, यानी ये एक चीज कर सकता है। और बात करेंगे एसी की, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारा विंड कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो बताओ, एसी हमें तीनों चीजें दे रहा है जो एक ह्यूमन सर्वाइवल के रिक्वायर्ड है। इसीलिए अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ कूलर, फैन और एसी में से तुम क्या चूज करोगे? एसी चूज करते हैं। उसकी वजह पता चली क्यों? तो अगर तुमको इसमें ये कहना रहे कि अच्छा बताओ गुड, बेटर, बेस्ट का सीक्वेंस कैसे होगा, तो एसी क्या रहेगा? बेस्ट। फैन? गुड। और ये बेटर। ठीक है, ऐसे होता ना भाई, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो हम इसका सीक्वेंस लगा सकते हैं ऐसे। तो अब समझ में आया कि पंखे का क्या यूज है, टेबल फैन हो गया, या कूलर का क्या इस्तेमाल होता है, या एसी किस तरीके से काम करता है। ठीक है। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें कि जो ये सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन, अगर ये रूम है कोई और रूम में एक खिड़की है, ठीक है, इस खिड़की को अगर हम बंद कर देंगे और इसके अंदर सीलिंग फैन को चलाएंगे तो पहले कुछ टाइम पीरियड तक जो इसके अंदर हवाएं रहेंगी, ऑक्सीजन रहेगा, वो क्या, अच्छा क्या लगता है, ये पंखा खुद हवा जनरेट करता है? हाँ? या ये जो कूलर है या एसी है, ये लोग खुद हवा जनरेट करते हैं क्या कि मुझे लगा लो और मैं ऑक्सीजन दूंगा? अगर ये लोग ऐसा काम करते तो फिर हमें पेड़ लगाने की जरूरत क्या रहती? हर जगह एसी, कूलर, पंखा ही लगा के रखते हैं हम, है ना। ये सिर्फ एक काम करते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसे मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं। जो मैं बोला ना कि हमें विंड फ्लो चाहिए, कितने, 2 मीटर पर मिनट की स्पीड से, उसी चीज को ये लोग कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारे आसपास खुद रहती है, ठीक है, एनवायरमेंट में, बस वो फ्लो नहीं कर रही होती है। जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि ऐसा एनवायरमेंट है, जैसे हम देखते हैं पेड़ पत्ता का, मतलब पेड़ का कोई पत्ता हिल ही नहीं रहा है, और उस वक्त हमें लगेगा कि इतना गर्म हो रहा है, पूरा एकदम अजीब अजीब सा हो जाता है ना। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हवा चल दे तो कितना सुकून मिलता है, वाह 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 वाह, मतलब क्या बात है। ठीक है, तो ऐसे ही ये फैन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देता है। तो देखो, जब कभी भी अगर हम खिड़की दरवाजे बंद करके फैन को चलाते हैं तो कुछ टाइम तक तो पहले तुम्हें ठंडा हवा देगा। हवा देगा मतलब जो तुम्हारे घर के अंदर के गैस मॉलिक्यूल होंगे, एयर मॉलिक्यूल होंगे, वो
इस फैन के सहारे एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करेंगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ, हमें ठंडा लग रहा है। लेकिन जैसे ये फैन से टकराते रहेंगे और ये देखेंगे ये फैन का ये सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है ना? अगर कोई फैन चल रहा हो, चल के तुरंत उसको रोकना और इसको ये वाला पोर्शन टच करके देखना, हाथ जल जाता है कि नहीं? तो गैस मॉलिक्यूल इस हीट से टकराएंगे, वो हीट होंगे, हीट से टकराएंगे, हीट होंगे और एक वक्त आएगा कि ऐसा लगेगा कि पंखा चल तो रहा है, लेकिन गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि अंदर की जो हवाएं पहले ठंडी थी, अब वो हो चुकी हैं गर्म और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। तो इसीलिए कभी भी क्लोज कमरे में अगर तुम चाहते हो कि ठंडा हमें हवा मिले, तो कमरे का कोई हिस्सा खोल दो, खिड़की खोल दो या बैठे हो तो दरवाजा खोल दो और फिर फैन चालू कर दो। एयर फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, एयर फ्लो मेंटेन रहना चाहिए इसकी, जिससे तुम्हें ठंडा हवा मिल सके। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। हम लोग समझ लेते हैं कि थोड़ा सा जैसे जो ये अपना फ्रिज वगैरह होता है, ठीक है? फ्रिज को हम लोग उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको लीटर में मेजर करते हैं, है ना? कि 30 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर का फ्रिज है, उसको लीटर में। तो कभी पूछता है कि फ्रिज की जो कैपेसिटी होती है वो कितने लीटर का है या उसको किस में मेजर करते हैं, ठीक है? अब ये फ्रिज ठंडा कैसे करता है? तो इस फ्रिज के ना अगर पीछे देखेंगे तो बड़ी पतली पतली सी पाइप गई रहती है। नहीं, कंप्रेसर एक अलग चीज है। कंप्रेसर क्या करता है? ये हवा एक पंखे की तरह है जो हवा जनरेट करता है, मतलब कि आसपास की हवाओं को ले लेगा और जैसे अपना मुंह है, मुंह को हम ऐसे खोल के करेंगे तो गर्म हवा निकलेगा, लेकिन पतला करके करेंगे तो ठंडा हवा निकलेगा, है ना? तो ये कंप्रेसर क्या करता है कि आजू बाजू की हवाओं को एक पतले पाइप के रास्ते अंदर अंदर घुसाता है, वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पाइप होते हैं पतले पतले, इसमें एक गैस भरी होती है जिसको कहते हैं फ्रियोन 22, फ्रियोन 22। ये गैस ठंडक का काम करती है, कूलेंट का काम करती है। मतलब जैसे होता है ना लिक्विड नाइट्रोजन, एकदम ठंडा, हाथ पर गिर जाए तो हाथ कट जाए। ड्राई आइस, एकदम ठंडा, हाथ में पकड़ लो तो हाथ जल जाए। वैसे ही इसके अंदर क्या भरा रहता है? फ्रियोन 22। फ्रियोन 22 एक कूलेंट गैस है और जब इस कंप्रेसर के द्वारा जनरेट किए गए हवाएं इस फ्रियोन गैस से टकराती हैं, मतलब इस पाइप से, तो वो भी क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं, ठीक है? और वही पूरे के पूरे अंदर जो फ्रिज रहता है उसमें चली जाती हैं। अब फ्रिज में जैसे ही जाएंगी, ठंडी ठंडी हवा फ्रिज में जाएगी तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा। और देखेंगे कि जो भी साग, फल, सब्जियां रहती हैं, इनके अंदर से भी टेम्परेचर रहता है। ये टेम्परेचर निकल करके ऊपर की साइड जाता है, तो जो एकदम ऊपर वाला सेक्शन रहता है, ये एकदम आइस जमाने के लिए बना रहता है और यहाँ पर एक ट्रे निकला रहता है। उस ट्रे से एक छोटी सी छेद गई रहती है पीछे और वो छेद मतलब उससे पाइप निकल करके यहाँ पर देखेंगे तो पानी इकट्ठा होता है। अगर ध्यान से देखा रहेगा तो पानी, हाँ, वो पानी कहाँ से आता है? यही जो फल सब्जियां हैं, इनके हीट जब बाहर निकलते हैं और इससे टकरा जाते हैं आइस वाले से, तो हमको पता है कि कोई भी अगर गरम जैसे भाप निकलता है, भाप को अगर ऊपर हम ढक्कन लगा दें तो ठंडी चीज से टकराता है तो पानी बन जाता है ना? हाँ, तो ऐसे ही ये लोग भी ऊपर जाते हैं, ठंडी चीज से टकराते हैं और पानी बन जाते हैं और वही पानी उस ट्रे में इकट्ठा होके एक जगह इकट्ठा धीरे धीरे पीछे की साइड क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। समझा? हाँ, तो इसमें अब क्या पूछता है सीधा सीधा कि पहले तो जो फ्रिज होता है उसकी कैपेसिटी को किस में मेजर किया जाता है? लीटर में। उसके बाद कहेगा कि इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? फेरॉन 22। तो जो अगर लोकल कोई बनाने वाला रहता है फ्रिज वगैरह को, तो उसको ये पूरा नाम नहीं पता आता है, फेरॉन या फेरॉन नहीं, फ्रेयॉन। वो खाली बोलता है 22 नंबर गैस बदलनी है, ठीक है? 22 नंबर गैस का मतलब कूलेंट। वो तुम्हारा कूलेंट खत्म हो गया है, इसलिए कभी कभी अगर ऐसा लगे कि फ्रिज चल तो रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या खत्म हो गया है?
तुम्हारा कूलेंट खत्म हो गया है, फ्रेऑन 22 गैस खत्म हो गया है, तो उसको बदलवा लो और फिर वो चलने लगेगा। ठीक है, ओके। तो बताओ फ्रिज की जो कैपेसिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? फ्रिज के अंदर कूलेंट के रूप में कौन सी गैस भरी होती है? फेरॉन 22। ठीक है, फेरॉन 22। अच्छा, जो एसी होता है ना, एसी एसी देखो मैं यहाँ लगाया हूँ। हाँ, एसी, एसी के अंदर भी फ्रेऑन 22 गैस भरी होती है। ठीक है, एसी कैसे जो है हमें ठंडक देता है भाई? इसके बाहर देखोगे तो घर के बाहर एक ऐसा बड़ा सा डब्बा लगा रहेगा, उसमें फैन चलते रहता है। ये फैन क्या करता है? कंप्रेसर का काम करता है। यहाँ से बाहर की हवाओं को लेता है, कंप्रेस करके थोड़ा ठंडा बनाता है। उसके बाद इससे जुड़ी होती है पाइप, उस पाइप के ऊपर चढ़ी होती है कोटिंग, उस पाइप में भरी होती है ऊपर नीचे फ्रेऑन 22 गैस जो कूलेंट होती है। और जैसे ही हवा इसके अंदर गुजरती है वो इस गैस से टकरा करके हो जाती है ठंडी, और अंदर आकर के हमें हवा देती है ठंडी ठंडी। तो हमारा पूरा का पूरा जो कमरा हो जाता है वो हो जाता है ठंडा। तो कहेगा कि जो एसी होती है, एसी की कैपेसिटी को किस में मेजर किया जाता है? तो टन में मेजर किया जाता है, टन में। हाँ ठीक है, टन टन। फ्रिज की कैपेसिटी को लीटर में। फ्रिज और एसी में कौन सा गैस भरा जाता है? फेरॉन 22, फेरॉन 22। ऐसे ही अगर हम बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज, जहां पर कभी गांव में देखा है कि लोग जब नया नया आलू निकलता है तो उसमें से कुछ आलू को तो अपने घर के यूज के लिए रख लेते हैं, बाकी कुछ आलू को नेक्स्ट ईयर वो फिर से उसे वो कर सके, बो सके, इसके लिए उन्हें कहीं स्टोर करना पड़ता है। वो स्टोरेज जहां करेंगे वहां का एनवायरनमेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहना चाहिए ताकि वो आलू वगैरह खराब ना हो, है ना। या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहां पर हमें साग सब्जियां मिलती हैं, फ्रोजन साग सब्जियां, तो वहां का भी टेम्परेचर देखते हैं एकदम मेंटेन रहता है। तो जितने भी कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं, वहां पर ये फ्रेऑन गैस नहीं भरा जाता है क्योंकि फ्रेऑन गैस बहुत महंगा होता है। वहां पर भरी जाती है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। इसलिए कभी कभी हम इस एरिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ लग रहा है। आंसू गैस में भी भरी जाती है अमोनिया गैस। जो कहीं प्रोटेस्ट वगैरह लोग करते हैं तो फेंकते हैं ना आंसू के गोले, तो उसमें क्या रहता है? अमोनिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या देखा भाई? कि हमने देखा कि जो ये होता है तुम्हारा फ्रिज होता है, फ्रिज में फ्रेऑन 22, एसी के अंदर फ्रेऑन 22। फ्रिज की कैपेसिटी लीटर में, एसी की कैपेसिटी टन में, और कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया, कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया। ठीक है, निमोनिया मत मार देना। ओके, आंसू गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। अभी हमने उस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, मतलब कि जो अलग अलग यूनिट के फॉर्म में हीट को मेजर करता है। लेकिन अब हम अलग टाइप के थर्मोमीटर पढ़ते हैं, जैसे कि किसी थर्मोमीटर में लिक्विड भरा होगा, किसी में गैस भरा जाता है, कोई सॉलिड थर्मामीटर होता है। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। उससे देखो ज्यादा सवाल पूछता नहीं, डायरेक्ट एक आध अगर क्वेश्चन पूछ दे तो पूछ दे। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मो। एक होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, यानी लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर हम कह सकते हैं। पारा क्या होता है? लिक्विड होता है कि नहीं होता है? तो मर्क्यूरी जिसमें भरा होता है पारा, तो क्या होता है? लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर। इस लिक्विड थर्मामीटर की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि कहां से कहां तक वो मेजर कर सकता है टेम्परेचर को, तो
वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 257 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 257 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जाएंगे तो ये जो मर्क्यूरी होता है ना, मर्क्यूरी, ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर इससे नीचे जाना है तो तुम्हें जो है दूसरे टाइप के थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आता है गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर में जैसे कि उस थर्मोमीटर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा जा सकता है, या हीलियम भरा जा सकता है, या नाइट्रोजन भरा जा सकता है। ये सारे के सारे थर्मोमीटर, ऐसे थर्मोमीटर जिसमें हाइड्रोजन भरा हो, हीलियम भरा हो या नाइट्रोजन भरा हो, वो लो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, 39 डिग्री से नीचे के लिए। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि तुम्हें अगर सूरज का टेम्परेचर मेजर करना है, या कोई ऐसी बॉडी है जहां पर तुम्हारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वहां पर स्टील मेल्ट हो रहा है, लोहा मेल्ट हो रहा है, उन सब के टेम्परेचर को मेजर करना है, तब क्या करेंगे? 2000 4000 डिग्री सेल्सियस ऐसे ऐसे टेम्परेचर है, तब उसके लिए आता है सॉलिड थर्मामीटर। सॉलिड थर्मामीटर, सॉलिड थर्मामीटर में दो थर्मामीटर याद रखना, एक का नाम होता है प्लैटिनम। हाँ, वो व्हाइट गोल्ड वाला नहीं, वो नाम है थर्मामीटर का, प्लैटिनम थर्मामीटर। और एक होता है पैरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर। प्लैटिनम थर्मामीटर का जो रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और जो पैरोमीटर होता है, पैरोमीटर का रेंज 800 डिग्री सेल्सियस से, ये हाई टेम्परेचर के लिए है, ये लो टेम्परेचर के लिए यूज नहीं होता है। 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अनंत तक, इनफाइनाइट। हाँ, यानी कि तुम्हें 800 के ऊपर, अच्छा कोई 800 के नीचे कोई टेम्परेचर है तो क्या पैरो थर्मोमीटर उसे मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा यार, इसका रेंज ही दिया है मिनिमम 800 से। 800 से शुरू होता है, इन अनंत तक जाएगा, यानी 800 से नीचे रहेगा तो तू नहीं मेजर कर पाएगा ये। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए चार टाइप का थर्मामीटर दे देगा, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, प्लैटिनम और पैरोमीटर, किस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है? पैरोमीटर का। ठीक है, तो इसको याद रखना, टू मेजर द सन टेम्परेचर, सन। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अनंत तक, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अनंत तक। ठीक है, हाँ, अनंत मतलब इनफाइनाइट। इतना क्लियर हुआ? आगे चले, अब समझते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा। अच्छा है, एक स्पेसिफिक हीट होता है और एक होता है जो है थर्मल कैपेसिटी। यहां मैं लिख देता हूं, थर्मल कैपेसिटी, यानी हीट को धारण करने की क्षमता, या उष्माधारिता जिसको कहते हैं, उष्माधारिता। इन दोनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं यही दोनों एक जगह बता देता हूँ। देखो, स्पेसिफिक हीट जब बात करेगा, स्पेसिफिक हीट, तो कभी भी इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम, जैसे कि पानी है, ठीक है, पहले मैं नॉर्मल समझा देता हूं फिर उसका डिफरेंस देता हूं कि पानी है, 1 लीटर मान लो पानी है, 1 लीटर, तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस हीट की जरूरत पड़ेगी उसे हम कहेंगे
विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है इसमें? स्पेसिफिक है कि भैया 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस। क्या 1 लीटर की बात कर रहा है ये? नहीं, 1 ग्राम की बात कर रहा है। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस, उसे स्पेसिफिक हीट कहेंगे। लेकिन अगर ये कह दे कि पूरे के पूरे 1 लीटर को गर्म करने में जो टेम्परेचर लगेगी उसे कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। 1 लीटर को यानी जितना भी सब्सटेंस है उसको पूरा गर्म करने में जितना हीट रिक्वायर्ड रहेगा उसे कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। लेकिन किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफाई है भाई, स्पेसिफाई। क्या स्पेसिफाई है? 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, पूरे सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, हाँ। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यह फॉर्मूला एकदम याद कर लो, रट लो, पी जाओ। इसमें मैं समझाता हूं कि हर एक टर्मिनोलॉजी क्या है। Q है कि जो कह रहा है ना कि रिक्वायर्ड हीट, ये जो हीट तुम दोगे, गिवन एनर्जी। जैसे दूध गर्म करना है तो गैस चालू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? वही हीट है ये Q। M क्या है? तो अमाउंट या मास कहो, अमाउंट। जैसे मैं कहूँ 1 लीटर दूध है तो M क्या हो जाएगा? 1 लीटर। और S क्या है? S है स्पेसिफिक हीट। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कि मैं ऊपर लिखूं? दिख रहा है ना? और T क्या है? तो चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहां याद रखो, जब कभी भी हम इस हीट देते हैं किसी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना? टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आइस है, आइस को पानी बनाना है, वाटर। एक बात बताओ, आइस जब पानी में कन्वर्ट होगा और आइस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? नहीं। जब एक बात याद रखना, जब कभी भी कोई आइस पिघल के वाटर के फॉर्म में जाता है ना, तो उसका टेम्परेचर, उस वाटर का टेम्परेचर भी वही रहता है जो आइस का टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि कोई आइस हाथ में लेना और उसी आइस का कोई पिघला हुआ पानी हाथ में लेना, दोनों सेम ही लगेगा। जितना आइस गलेगा उतना ही तुम्हें वो पानी भी गलेगा। हाँ, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि बर्फ बन जाता है, तो इस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर नहीं यकीन रहेगा तो थर्मामीटर वगैरह लेके मेजर कर लेना। ठीक है, हाँ। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये जब रूम टेम्परेचर पर आएगा, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तब इसका टेम्परेचर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस या बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ये पिघला हुआ रहेगा, पिघल करके पानी ही बना है, तो वही टेम्परेचर रहेगा जो आइस का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, हाँ। तो याद रखना, जब भी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज, अच्छा, यहाँ जैसे ये आइस था सॉलिड फॉर्म में, ये वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में। जब ये सॉलिड से लिक्विड हुआ तो ये इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ये इसका क्या चेंज हुआ? स्टेट, है ना? स्टेट, सॉलिड स्टेट है लिक्विड स्टेट में चला गया, लेकिन टेम्परेचर वही रहा।
लेकिन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर पर आ गया तब इसका टेम्परेचर चेंज हो गया 0 से 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो डेल्टा टी रहेगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 माइनस 0 मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, बताओ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q क्या है, Q क्या है, क्यों दिया हीट को, गिवन हीट क्यों दिया हीट को यार, अभी दूध गर्म करने के लिए हीट क्यों देगी, क्यों देगी ना हीट तू, याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि दूध गर्म करने के लिए हीट क्यों देगी, गिवन हीट। एम क्या है, अमाउंट, अमाउंट मास जो भी बोलना बोलो। एस स्पेसिफिक हीट, ऐसा लिख दूं, और टी चेंज इन टेम्परेचर, टी चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब कुछ चीजें होती हैं जिनका स्पेसिफिक हीट पहले से लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, वो हमें बस याद कर लेना है। जैसे अगर कभी पूछेगा कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक, अच्छा स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ में आया क्या, क्या आया समझ में? हाँ, अरे भाई चेंज करेंगे इन द सेंस क्या है, जैसे कि अगर पानी है रूम टेम्परेचर पर है तो उसे बढ़ा देंगे या घटा देंगे? अच्छा, ठीक है, मतलब 27 से 28 कर देंगे, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे पानी को या सिर्फ उसके 1 ग्राम की ही बात कर रहा है, 1 ग्राम, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें ना कहा कि सबसे अधिक जो स्पेसिफिक हीट हीट होता है मैक्सिमम, वो होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट किसका होता है, हाइड्रोजन का। वाटर की अगर बात करेंगे, वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1। और वहीं पर अगर आइस रहेगा, आइस बर्फ, तो बर्फ का होता है हाफ, आधा, ठीक है, आधा। इतना क्लियर है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है, अभी मैं दूंगा एक न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये जब ये बता रहा था तो एक चीज थोड़ा सा भूल गया कि जैसे जब मर्क्यूरी 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो भाई अगर कोई ठंडा एरिया रहेगा तो वहां पर हम किस थर्मोमीटर का यूज करेंगे, तो वहां पर ना ये लिक्विड थर्मोमीटर में ही मर्क्यूरी की जगह अल्कोहल भर दिया जाता है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का रेंज होता है ये -115 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 78 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। मतलब अल्कोहल 100 -115 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तो हो सकता है वो जम जाए, और ऊपर 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे तो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो मेजर कहां से कहां तक कर सकता है, -115 से लेकर के 78 डिग्री सेल्सियस तक। तो कभी अगर पूछेगा कि ठंडे प्रदेशों में हम लोग मर्क्यूरी की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल का, अल्कोहल का, ठीक है। कम टू द टॉपिक, यहाँ बताओ मैक्सिमम हीट कैपेसिटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की, और वाटर की एक, आइस की हाफ होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कहेगा कि 40 ग्राम, मैं यहाँ पहले क्वेश्चन लिख दूं कि 40 ग्राम जल के, 40 ग्राम जल के तापमान को, जल के तापमान को, तापमान यानी टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से
90 डिग्री सेल्सियस करने पर या करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? बताओ क्या करेंगे हम इसमें? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई? कि हमको पता है कि ये कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज आए तो दिमाग में क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट। यानी हमको पता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। पहले हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना डेटा देख लेते हैं, क्या क्या दिया है। एम कितना दिया है भाई? 40 ग्राम। उसके बाद डेल्टा टी 80 से 90 गया है, कितने का डिफरेंस है? 10 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा बताओ एस कैसे निकालेंगे? एस कैसे पता चलेगा? स्पेसिफिक हीट क्या रखेंगे? तो यहाँ क्या कह रहा है? जल, पानी। तो पानी है तो एक, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? एक। बस पुट कर देंगे, यही तो होते। कितना ऊर्जा की जरूरत है, यानी कितना एनर्जी दोगे तुम। तो Q इज इक्वल टू 40 गुणते 1 गुणते 10, Q इज इक्वल टू 400। अब ये यूनिट क्या आएगा? क्योंकि ये एनर्जी है, कैलोरी। ठीक है, 400 कैलोरी। 400 कैलोरी। समझ में आ गया? ओके, अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।